नमस्कार दोस्तों डीबीएम न्यूज़ के खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारे में आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी राजनीतिक यात्रा राम रथ से शुरू होती हुई वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर परिसीमित होती है और एक ऐसे व्यक्ति जो आजकल पूरे सड़कों पे चहल पहल के साथ आ रहे हैं और एक पोस्टर के साथ मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पर्यावरणविद भी हैं, उद्यमी भी हैं और समाज सेवी भी हैं। जी, हम बात कर रहे हैं श्री वीरेंद्र सेमवाल जी की। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पहले तो मैं डीबीएम न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, आपका जो सफ़र है वो राजनीतिक सफ़र भी रहा है, समाज सेवा के रूप में भी रहा है, और आप किस रूप में देखते हैं आपकी जो जर्नी है, राजनीतिक जर्नी है और समाज सेवी की जर्नी है? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आजकल जो सड़कों पे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पोस्टर आपके साथ देखे जा रहे हैं, जनता भी जानना चाहती है कि आखिर एक वीरेंद्र सेमवाल जी कौन है? ऐसे व्यक्ति जो हर व्यक्ति उनको जानना चाहता है, उनके बारे में जानना चाहता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, मेन तो मैं व्यवसायिक व्यक्ति था और व्यवसाय के साथ साथ में समाज सेवा, राजनीतिक में भी मैं भागीदारी करता था। जहाँ तक प्रसिद्ध बात कहा कि आज जो पोस्ट आप देख रहे हो, मैं अटल जी का शिष्य था, राजनीतिक शिष्य, और अटल जी के टाइम काल से मैं नरेंद्र मोदी जी को जानता था। हालांकि जान पहचान तब बहुत कम थी, लेकिन जो कुछ भी मैं आज हूँ अटल जी के का ही मेरी भी कृपा थी। उनके साथ रह करके मैंने थोड़ा बहुत राजनीति को सीखा है और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी एक असाधारण व्यक्ति हैं और देश का भविष्य उनके हाथों पे है। उनका प्रधानमंत्री बनना देश के लिए बहुत कल्याणकारी रहा और रहेगा। सर, जहाँ तक आपने अटल जी की बात की, और अटल जी की जो यात्रा अटक से कटक तक की रही है आप जानते हैं, और उस समय का जो दौर रहा है, क्योंकि जो सांप्रदायिक मुद्दे उस समय उछाले गए हैं, चाहे राम राज्य को लेकर हो या फिर जम्मू कश्मीर को लेकर हो, या कई देश की कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अटल जी ने काम किया है। आपको क्या लगता है वर्तमान राजनीतिक दृश्य और उस समय का राजनीतिक जो दृश्य है, किस रूप में देखते हैं सर आप उसको? देखो, समय का तो बहुत फर्क है। तब समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। आजीविका तब कुछ और थी, आज कुछ और है। लेकिन निश्चित तौर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मैं तारीफ करना चाहूँगा। मेरे पास कोई शब्द भी नहीं ज़्यादा तारीफ करने के लिए उनके लिए। वो एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति हैं और उन्होंने देश में जो काम उन्होंने किया है, ये धारा 370 हटाने का, राम मंदिर को बनाने का, और कोरोना काल में से लेके आज तक उन व्यक्ति जब उन्होंने देखा कि लोग भूखे रह रहे हैं लोग, तो उन्होंने योजना शुरू करी थी। 2 टाइम का राशन सबको मिल रहा है, कोई भूखा देश में नहीं है और देश दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। और निश्चित तौर पे ऐसा समय आने वाला है कि भारत जो है संसार के तीसरी शक्ति के रूप में सामने आएगा। सर, जहाँ तक उत्तराखंड की हम बात करें, लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, सरकार की योजनाएं भी लॉन्च होती है लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाती। उत्तराखंड के आम व्यक्ति को योजनाओं के बारे में पता नहीं होता, और आपके पोस्टर आजकल हर जगह देखे जा रहे हैं। आप शहर से लेकर सीमांत गांव में आप जाने जा रहे हैं, इसी रूप में जाने जा रहे हैं। सर, क्या कारण, आप क्या मानते हैं सर कि जो योजना का लाभ आम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाता है, उसका कारण आप क्या मानते हैं सर? देखो, हम लोग तो चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे कोई मंत्री हों, है तो इंसान ही है ना, भगवान तो नहीं है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं थोड़ी कमियां तो होती होगी। आज की तो डबल इंजन सरकार जो है, दिल्ली से भी और उत्तराखंड से भी भरपूर काम हो रहा है और सीमांत गांव तक योजना जारी है। मैं आपकी बात से बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं कमी नहीं जारी होगी। कमी होती है, लेकिन वो कमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी और 100% योजनाएं सीमांत गांव तक जाएगी। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि श्री वीरेंद्र सेमवाल जी एक उद्यमी भी हैं। इन्होंने मेरठ में खादी को लेकर एक बहुत बड़ा केंद्र स्थापित किया, और खादी को लेकर इनके जो
उत्पादन है वो देश विदेश में जाने जाते हैं। और खादी को लेकर सर आप काम कर रहे हैं, खादी के बारे में आप क्या कहेंगे सर, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी खादी के अनुयायी रहे हैं आप। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। मैं लगभग पिछले 35-40 वर्षों से वस्त्र उद्योग में काम कर रहा हूँ और हैंडलूम विशेषतर मेरे अपनी लोकप्रिय तब भी थी और आज भी है। मैं हैंडलूम को पसंद करता हूँ क्योंकि हैंडलूम एक ऐसी मशीन है जिसमें हम उसका ऐसा डिजाइन बना सकते हैं जो मशीन में नहीं बन सकता है। और खादी महात्मा गांधी जी का सपना था, उन्हें चरखा खुद चलाया था और चरखा जो है और हैंडलूम दोनों की इतनी मतलब विदेशों में इतने ज़्यादा लोकप्रिय है कि शायद लोग जानते नहीं इस बात को। कई लोग जो है विदेश के लोग कहते हैं कि हैंडलूम चाहिए, मशीन में हमसे बहुत गुना आगे हो, लेकिन हैंडलूम वहाँ पे नहीं है। इसलिए हैंडलूम का चाहे कारपेट हो, चाहे हैंडलूम का बना हुआ कपड़ा हो, चाहे हैंडलूम का बना हुआ होम फर्निशिंग का कपड़ा हो, वो ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं करीब करीब शायद ही कोई कंट्री संसार की ऐसी हो जो मेरे हिंदुस्तान से माल खरीदती हैं। कई लोग मेरे भाई एजेंट, कई कस्टमर को मुझे मिलने का अवसर मिला। और एक संसार में एक फेयर होता है फ्रैंकफर्ट में बस में एक बार, और जनवरी में 10, 11, 12 को होता है वो। पूरा संसार वहाँ आता है। मैं किसी कारण बस वहाँ जा नहीं पाया, लेकिन मेरे सैंपल वहाँ जाते थे, तो उन सैंपलों को कई वर्ष तक जो है नंबर 1 का पुरस्कार मिलता रहा, जिससे हमारे लोगों को, भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनको काम मिला और आज तक वो काम करते आ रहे हैं। सर अगर बात भेड़ की हो रही है, ऊन की, खादी की हो रही है, तो सर एक नारा है कि भेड़ पेड़ के रूप में मांगा था यह प्रदेश, विलुप्त हुआ नारा अब ठेकेदारी रह गई शेष। किसी कवि ने ऐसी लाइन लिखी है। तो उत्तराखंड के परिदृश्य में आप इस लाइन को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आप खादी पे काम करें सर, क्योंकि जो पहाड़ का जो ऊन उत्पादन करते हैं सर, उसकी ऊन बिक नहीं पाते, वो अपनी ऊन को वैसे ही सुखा सड़ा देता है, गला देता है और नदी में बहा देता है। तो उसको सुदृढ़ करने के लिए क्या आप उस पर काम करेंगे या कर रहे हैं, या फिर आपकी उसकी रणनीति क्या है भविष्य को लेकर? एक प्रश्न। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे उत्तराखंड पे ध्यान है, उनका आशीर्वाद है, वो बना रहेगा तो सब कुछ होएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। जहाँ तक रही बात ऊन की, ऊन पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं सीमांत क्षेत्र में गया हूँ, नेटवार में गया हूँ, कंगी गया हूँ, गिवाली गया हूँ, पिंसवाड़ गया हूँ, और अब मेरा कार्यक्रम धारचूला और मंसारी का है। देखिए, मैं किसी के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करूँगा, मैं विरोध भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जब कोई वहाँ गया ही नहीं है तो विकास कैसे होगा। उत्तराखंड की जो ऊन, भेड़ बकरी की ऊन है, वो संसार की सबसे बढ़िया ऊन है। मैं सैंपल वहाँ से लाया हूँ, मैंने लेबर टेस्ट कराया है। यदि मैं उसको हर्बल की ऊन का नाम दूंगा तो उसकी अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम उससे काम कर रहे हैं। संघ के जो हमारे पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी, उनका एक सपना है कि अंतिम छोर बैठे व्यक्ति के लिए कुछ काम करना है। अंतिम छोर बैठा व्यक्ति वही है जो भेड़ बकरी पालता है, और निश्चित तौर पे उसकी मेहनत देख करके उसको उसका पैसा नहीं मिलता है। ये बड़ा कष्ट का विषय है और उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि भेड़ की बकरी कैसे काटी जाती है। उसको काटना भी नहीं आता उनको। आप देखते होंगे कि जो बकरी की ऊन होती है, उसकी पायल हाट जो है सही नहीं आने बंद करती थी, कहीं से 4 इंची, कहीं से 3 इंची, कहीं 2 इंची, तो वो धागा बनाने में दिक्कत आती थी। हमने एक मशीन उपलब्ध कराई उनको, जब कि वो बकरी की ऊन काटेंगे तो एक साल कटेगी और धागा भी उसके साल बनेगा। एक तो बकरी की ऊन को काटना, दूसरा उसकी छटाई करना। देखो, बकरी आपने देखा हो, कोई सफ़ेद होती है, कोई काली होती है, कोई ब्राउन कलर की होती है, इस तरह की होती है। जनरली क्या करते थे, सब मिक्स करके बोरा भर देते थे और एक प्रकार से कबाड़ के रूप में बन जाते थे। अब जब छटाई करेंगे, मतलब उसमें जो आइवरी कलर से कहते हैं, जिसे हम नेचुरल कहते हैं, उसके पूरे अलग बनेंगे, ब्लैक के अलग अलग बनेंगे, ब्राउन के अलग बनेंगे। उसी तरह से उसको फिर फिनिशिंग उसकी जो रिसाइकिल होगा। ऊन जो है, बकरी की ऊन काटने के बाद एक केमिकल होता है, सनराइज केमिकल, उस केमिकल में वो रिसाइकिल करते हैं तो उसकी सारी गंदगी सब निकल जाती है और इतनी सॉफ्टनेस आ जाती है। देखो,
पहाड़ की जो भेड़ है वो जो है जड़ी बूटी खाती है, उसके पेड़ की पत्ती खाती है। और ऊन का जो कारोबार देश में है वो बीकानेर और एक जगह और है वहाँ पे, बीकानेर के आसपास की जगह ही सब ज़्यादा भीड़ होती है। और हम देखा होगा भी, राजस्थान आप गए होंगे तो हम देखा उन सब नंगे पहाड़ हैं, वहाँ छोटी सी पत्तियाँ होती है, उसे खा के वो जीवन यापन करती है अपना। लेकिन अब जो पहाड़ की भेड़ें हैं, आप देखो पेड़ पे चढ़ करके वो पत्ती खाती है, और पत्ती खाने से जो है वो जो ऊन बनती है उस ऊन का जवाब नहीं है। सर आपको बीच में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय में भी स्थान दिया गया था। हाँ मैं इस उसका, हाँ जी मैं 2016 में जब बात कपड़ा मंत्री थे अपने बरेली के जो सांसद थे गंगवार साहब, उस उस वक्त मेरे को जो है राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, जिसे नेशनल अवार्ड भी कहते हैं। तो उसके पुरस्कार मिलने के बाद मुझे टेक्सटाइल में वस्त्र मंत्रालय में मेंबर बनने का मौका मिला। मुझे वहाँ देश के सभी लोगों से मिलने का मौका मिला, कौन कहाँ का क्या क्या काम हो रहा है मैंने देखा भी है, कुछ समझा भी है, कुछ सीखा भी है। और मुझे बड़े कष्ट सा कहना पड़ रहा है कि मैं कभी उसका नहीं कहूँगा कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, ये मैं कभी नहीं कहने का, लेकिन पिछली सरकार ने जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया जो आज हो रहा है। यदि आज ये काम पहले हो गया होता तो हमारा देश जो है कपड़े के मामले में सर्वोच्च स्थान पे होता। लेकिन कोई बात नहीं, जो समय निकल गया। माननीय प्रधानमंत्री की दीर्घायु होनी चाहिए, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दीर्घायु हो और उत्तराखंड में जैसा ध्यान उनका है वो बना रहे। मेरा बाकी जीवन अब उत्तराखंड के लिए समर्पित है। मुझे जो कुछ काम देंगे उस पर काम करूँगा और प्रयास करूँगा कि वो जो लोग सीमांत में बैठा हुआ अंतिम छोर पे जहाँ कोई जनप्रति नहीं पहुँचा हम पहुँचने का प्रयास करेंगे। हम पहुँचेंगे ना, जनप्रति भी पीछे आ जाएगा अपने आप। दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि श्री वीरेंद्र सेमवाल जी कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत हैं और इसके साथ ही आप संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और आपकी यात्रा भाजपा जनसंघ से शुरू होती है। और सर इस समय तो आप लोकसभा चुनाव की भी दावेदार थे, लेकिन ये पलटा ऐसे क्या पलट गया कि आपको? देखो ऐसा है, मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, छोटा ही कहूँगा मैं, क्योंकि पूरे देश में सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं और पार्टी का मैं बिल्कुल ऐसा सिपाही हूँ जो पार्टी डिसीजन देती है उसे सर्वमान्य मैं खुद भी करता हूँ। लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो दिल्ली में बैठे हुए हैं बड़े अधिकारी, वो जो निर्णय लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं। मैं निश्चित तौर पे व्यक्तिगत में बिल्कुल दावेदार नहीं था, लेकिन मेरे मित्र, राजनीतिक मित्र हैं, सामाजिक मित्र हैं, उन्होंने बोला था भाई आपको जो है इस बार संसद के लिए चुनाव लड़ना है। तो बात रखी गई थी, नाम चला भी है। अब वो कोई बात नहीं है, जो उन्होंने आदेश दिया वो सर्वमान्य है। हम रानी महारानी जी के लिए भी काम करेंगे। वर्तमान लोकसभा सीट को आप किस रूप में देखते हैं? क्या चुनौतीपूर्ण आप इस सीट को देखते हैं? क्योंकि कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो संगठन पार्टी से भी नाराज चल रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है सर? इतना बड़ा देश है हमारा, तो बड़ा परिवार है, सबका एक मत होना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब एक मत कहीं उनका मतभेद होता है तो हम सब लोग उनसे बैठ के चर्चा करते हैं, वो मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त जो नाराजगी है ना, अब की बार 400 पार और निश्चित मेरे ख्याल से वो पूरा होगा। दोस्तों प्रतिस्पर्धा का यह दौर है और प्रतिस्पर्धा किसी भी प्रकार की हो सकती है और एक प्रतिस्पर्धा यह भी है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा उसको नमो ऐप में स्थान मिलेगा और ऐसा ही एक स्थान जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे होता है और जो पहला स्थान हम अगर मिला है तो श्री वीरेंद्र सेमवाल जी को मिला है। सर नमो ऐप में आप प्रथम चल रहे हैं, पूरे भारत में आप प्रथम चल रहे हैं, उस पर आपकी क्या नमो ऐप क्या चीज़ है सर? लोग भी जानना चाहते हैं कि ये ऐप क्या है और इसमें जो आप प्रथम चल रहे हैं ये क्या चीज़ है सर? नमो ऐप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का चैनल है। वो वो जो विकास कार्य देश में कर रहे हैं, देश सशक्तिकरण का कर रहे हैं, विकसित भारत का कर रहे हैं, ये सब योजनाएं नमो ऐप के द्वारा ही लोगों तक जाएगी। और नमो ऐप पे हर व्यक्ति की कार्यशैली पे लोग जो है उसको लाइक करते हैं।
तो मैंने पूरे देश में पहले से काम किया, आज भी कर रहा हूँ। तो लोगों ने मुझे चुना है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आपने देखा कि एक वरिष्ठ कार्यकर्ता की जो यात्रा होती है, जो जर्नी होती है, वो संघर्ष में भरी होती है और आप देख सकते हैं कि उनका समर्पण आज भी पार्टी के प्रति और पार्टी की नीतियों के प्रति उनका समर्पण है। दोस्तों, मिलेंगे राजनीतिक गलियारे के कार्यक्रम में किसी और शख्सियत के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।